नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मंथन में आज जिक्र परिवारवाद का, परिवारवाद पर रार। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बयान के बाद देश में परिवारवाद पर नई राजनीति शुरू हो गई है। वैसे भारतीय राजनीति में वंशवाद हमेशा से हावी रहा है। तकरीबन हर राज्य और ज्यादातर पार्टियों में यह साफ दिखाई पड़ता है कि इसमें देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस भी शामिल है। खैर, बीजेपी वंशवाद के मुद्दे पर हमेशा से कांग्रेस को घेरती रही है। फिलहाल राहुल गांधी के एक बयान से कांग्रेस और बीजेपी में आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बीते दिनों वंशवाद की राजनीति में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह को घसीटने की कोशिश की है। हालांकि इस पर बीजेपी की तरफ से हेमंता बिस्वा शर्मा ने जबरदस्त पलटवार किया है। उन्होंने राहुल गांधी को अनपढ़ तक बता दिया। और बता दें कि मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वंशवाद की राजनीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की और कहा कि अमित शाह का बेटा वास्तव में क्या कर रहा है। जब उनसे पूछा गया कि बीजेपी की तरफ से वंशवाद की राजनीति पर कांग्रेस को निशाना बनाया जा रहा है, तो राहुल ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं के कई बच्चे वंशवादी हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वास्तव में अमित शाह का बेटा क्या कर रहा है, राजनाथ सिंह का बेटा क्या करता है। पिछली बार मैंने सुना था कि अमित शाह का बेटा भारतीय क्रिकेट चला रहा है। बीजेपी को देखिए, अनुराग ठाकुर जैसे उनके कई बच्चे वंशवादी हैं। राहुल के वार पर बीजेपी के हेमंता बिस्वा शर्मा ने जोरदार पलटवार किया। गुवाहाटी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए हेमंता ने कहा है कि जब वंशवाद की राजनीति की बात आती है तो राहुल गांधी को इसका मतलब पता होना चाहिए। अमित शाह के बेटे तो राजनीति में नहीं है, लेकिन उनका पूरा परिवार कांग्रेस में है। हेमंता ने यह भी कहा कि आज राहुल हर चीज की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि वो हर चीज का मूल है। और इसीलिए यदि एक परिवार में हर कोई राजनीति में है और एक पार्टी को नियंत्रित कर रहा है तो वो इसके समानांतर कहा देखेंगे। ये सवाल उठाया। बहरहाल वंशवाद पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर ऐसे वक्त में शुरू हुआ है जब देश के 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनावों की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। अगले महीने इन राज्यों में अलग अलग तारीखों में वोटिंग होनी है। मिजोरम में 7 नवंबर, छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर, राजस्थान में 25 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होंगे। सभी राज्यों में वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। बहरहाल देखना यह है कि वंशवाद पर सियासी रार कितने दिन तक चलने वाला है। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन चुनाव के बीच परिवारवाद पर एक नई राजनीति शुरू हो गई है, वो भी ठीक चुनाव से पहले। कांग्रेस इस बार बीजेपी पर हावी हो रही है तो बीजेपी डिफेंस मोड पर है। ऐसे में क्या 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में परिवारवाद का मुद्दा फिर धुरी बनने वाला है? क्योंकि एक बार फिर से इस बयान को लेकर ठीक चुनाव से पहले राजनीति शुरू हो गई है, यानी कि आरोप और प्रत्यारोप। इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे मंथन में। साथ ही What does Amit Shah's son do? What is he doing exactly? What does Rajnath Singh's son do? No, but I'm asking you the question. You're talking about dynastic politics. Last I heard Amit Shah's son is running Indian cricket. So, please be objective. Look at the leaders in the BJP and ask yourself the question what their children are doing. And you'll find that many of their children, Anurag Thakur, many of their children are dynastic. First of all, when it is dynastic politics, he must know the meaning of that. Amit Shah's son is not in BJP.
but his entire family is in Congress. So today, he slum everything, but he doesn't know that he is the core reason of everything. So if a family, mother, father, grandfather, sister, brother, everybody is in politics and controlling a party, where he will see parallel to that. Can Rajnath Singh's son, who is just the MLA of UP, can he be compared with Priyanka Gandhi? Does he control Congress party? Does he control BJP? So it is called basically a very, very difficult mindset. He is a Brahmin or so-called Brahmin, and he asks reporter, who are you from the OBC? By first you change yourself. You empower your own party, then you talk about others. You go out of Congress, you give it to a fresh people, then you talk about dynastic politics. तो जाहिर सी बात है, चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके के आरोप और प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं और आपने असम के मुख्यमंत्री को सुना, हेमंत बिस्वा ने किस तरीके से बयानबाजी यानी कि पलटवार किया है राहुल गांधी के बयान को लेकर। वंशवाद, परिवारवाद की राजनीति को लेकर एक बार फिर से राजनीति सरगर्मी देखने को मिल रही है, वो भी ठीक चुनाव से पहले। अब ये मुद्दा किस तरीके से हावी होगा ये देखना होगा, क्योंकि तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। 5 राज्यों में चुनाव होना है और इसको लेकर तारीखों का ऐलान, और ऐसे में ये बयानबाजी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। अशोक यादव जी हैं, सपा प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुंवर सिंह निषाद जी हैं, कांग्रेस से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संजीव वैद्य जी हैं, आप प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और खेमचंद जी बीजेपी से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जाहिर सी बात है, परिवारवाद और वंशवाद की जो राजनीति है वो एक लंबे अरसे से चली आ रही है, और इसको लेकर आरोप और प्रत्यारोप जैसी चीजें भी एक आम और ठीक चुनाव से पहले जब वंशवाद की राजनीति को लेकर आरोप और प्रत्यारोप लगते हैं तो सवाल कई उठते हैं कि इसका आने वाले समय में क्या कुछ परिणाम देखने को मिलेगा। शुरुआत कर लेते हैं खेमचंद्र जी से। खेमचंद्र जी, राहुल गांधी के बयान को आप किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि समय समय पर बीजेपी जो है वंशवाद की राजनीति को लेकर कांग्रेस को घेरती रही है। देखिए, राहुल गांधी उलझुल बयानों के लिए जाने जाते हैं। राहुल गांधी जी अपने बातों से भड़कने के लिए जाने जाते हैं। राहुल गांधी जी निरर्थक बात करने के लिए जाने जाते हैं। राहुल गांधी नकारात्मक सोच के लिए, नकारात्मक बात करने के लिए जाने जाते हैं। राहुल गांधी जी कभी भी सकारात्मक बात नहीं करते, मुद्दे की बात नहीं करते, जनता की बात नहीं करते, जनता के आधार के अनुसार बातें नहीं करते। वो एक तरफ कहते हैं ओबीसी रिजर्वेशन की बातें, जिसकी जितनी संख्या उतना भागीदारी होनी चाहिए, वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश में वो उस तरीके का काम करके नहीं दिखाते, उस तरीके की भागीदारी नहीं दिखाते। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। वैसे ही महिलाओं के मुद्दे पे कहते थे कि हम महिलाओं के हितैषी हैं, लेकिन 60 साल तक उन्होंने महिलाओं को हक नहीं दिया। वो हक देने का काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया। ऐसे ही बहुत सारे मुद्दे हैं जो समाज में लंबे समय से चले आ रहे हैं, उन पर काम करने की बातें उनकी 2-2, 3-3 पीढ़ियां कहती गई, लेकिन कभी काम नहीं किया। और रही बात परिवारवाद की, परिवारवाद का मतलब है कि जन्म लेते ही आपका राइट बन गया कि आप पार्टी के सर्वोच्च पद पे जाओगे। अगर सरकार में पार्टी आती है तो सर्वोच्च पद पे जाओगे। आपके अनुसार ही सीएम बनेगा, मेयर बनेगा, एमपी बनेगा, एमएलए बनेगा। उसको परिवारवाद कहते हैं। अब देखिए, पंडित नेहरू, श्रीमती सोनिया गांधी जी, राजीव गांधी जी के बाद श्रीमती सोनिया गांधी जी, फिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और प्रियंका गांधी के बच्चों को लेके भी कांग्रेस के नेता सभा कराते हैं। इसको परिवारवाद कहते हैं। दूसरी तरफ अगर किसी नेता का कार्यकर्ता, नेता का बच्चा, नेता के परिवार का सदस्य, अगर वो स्ट्रगल करके, इसीलिए तो ये सवाल बड़ा हो जाता है कि परिवारवाद किस पार्टी में नहीं है, परिवारवाद की, वंशवाद की राजनीति किस पार्टी में नहीं है। परिवारवाद का मतलब है जहां आपको गारंटी है कि आपको कोई हिला ही नहीं सकता। जो गांधी परिवार है वो परफेक्ट एग्जाम्पल है परिवारवाद का। मुलायम सिंह जी की पार्टी में जो यादव परिवार है, अखिलेश जी का परिवार है, वो परफेक्ट एग्जाम्पल है परिवारवाद का।
लालू जी की पार्टी में लालू जी का परिवार परिवारवाद का एक परफेक्ट एग्जांपल है। तो ऐसे लोगों को परिवारवाद कहते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं, उस कंपनी के सीईओ एक परिवार का सदस्य रहेगा, उनके जो बाकी के पदाधिकारी हैं वो भी उनके पदाधिकारी रहेंगे, बाकी के जो लोग हैं, बाकी के जो कार्यकर्ता हैं वो सिर्फ दौड़ भाग करने के लिए, मेहनत करने के लिए, और उनको कुछ नहीं मिलने वाला। चलिए, एक विपक्षी बड़ी पार्टी के तौर पर देखा जाए तो जो कांग्रेस है, परिवारवाद की राजनीति को लेकर हमेशा ही सवाल खड़े रहे हैं, बीजेपी की तरफ से उठाए गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुंवर सिंह जी। आपने सुना खेमचंद जी को, और जिस तरीके से असम के मुख्यमंत्री ने पलटवार किया है, और उन्होंने यहाँ तक कि ये भी कह दिया, उनकी क्वालिफिकेशन को लेकर भी सवाल उठाए हैं। देखिए, क्वालिफिकेशन को लेके तो सबसे पहले सवाल नरेंद्र भाई मोदी के ऊपर उठता है। वो कहते हैं कि भाई मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मीडिया में आके उन्होंने कहा, यानी कि समझा जाए कि वो गंवार है, अनपढ़ है, जाहिल है, और उनके बयान भी ऐसे आते हैं। और दूसरी बात, ये परिवारवाद की परिभाषा समझा रहे थे, अभी इन्होंने इतने सारे नाम लिए, एक नाम भूल गए, वरुण गांधी। वरुण गांधी तो भाई कांग्रेस ही परिवार के हैं, और इसे गांधी परिवार के क्यों भूल जाते हैं वरुण गांधी, मेनका गांधी को क्यों भूल जाते हैं कि पंकज सिंह राजनाथ सिंह के बेटे, उनके पिताजी गृह मंत्री रहे, क्यों भूल जाते हैं कि पीयूष गोयल। लेकिन वो पार्टी अगर पार्टी से अलग किसी दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया तो ये चीजें लागू नहीं होती क्या? नहीं भाई, इनके तरफ लागू नहीं होती, ये परिभाषा तय करेंगे। भाजपा के लोग तो दूध के धुले हैं, तो ये परिवारवाद की परिभाषा तय करेंगे। ये भूल जाते हैं कि अनुराग ठाकुर प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं, जो पूर्व सीएम रहे, किरण रिजिजू रेंचेन खारू के बेटे हैं, जो स्पीकर रहे, पेमा खांडू मुख्यमंत्री हैं, उनके दोरजी खांडू उनके पिताजी सीएम रहे, ये भूल जाते हैं। राजू भैया उनके पिताजी कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, ये भूल जाते हैं। उनके एक बेटे संजीव सिंह वो राज्य में मंत्री हैं, ये भूल जाते हैं। विवेक ठाकुर एमपी है, उनके पिताजी सीपी ठाकुर अटल बिहारी गवर्नमेंट में मंत्री रहे, लेकिन ये इस बात को परिवारवाद नहीं मानते। नीरज शेखर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के बेटे हैं, वो एमपी है, ये परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आता। जैसा अमित शाह के बेटे हैं, पूरा क्रिकेट एसोसिएशन को बेच रहे हैं। यहाँ जो पाकिस्तान के क्रिकेटरों के सामने जो उन्होंने जो जिस तरह से बेटियों को नचाने का काम किया, ये भूल गए। देवेंद्र फडणवीस पूर्व मुख्यमंत्री गंगाधर फडणवीस के बेटे हैं। प्रवेश वर्मा, जयंत सिन्हा, वरुण गांधी, सन्नी देओल, दिया कुमारी, प्रीतमा मुंडे, बहुत लंबी है जी। इनके पास जब कमी पड़ती है तो ये दूसरी पार्टियों से भी आयातित करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को इन्होंने भाई कांग्रेस से लिया। अभी डॉक्टर संजय निषाद, उनका बेटा एक एमपी है, एक विधायक है, वो दूसरी पार्टी से लिया। अभी इन्होंने और भी ऐसे घटक दलों को शामिल करा के ये परिवारवाद की पूर्ति करते हैं। तो ये जब बात इनके ऊपर आती है तो इसको परिवारवाद नहीं मानते, ये केवल इसको परिवारवाद मानते हैं कि इनकी पूरे देश में राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने इनकी खटिया खड़ी कर रखी है, जनहित के मुद्दों को उठा रहे हैं, किसान मजदूर किसानों के मुद्दों को उठा रहे हैं। इन्होंने बड़ी आपत्तिजनक बात कही कि राहुल गांधी इस बात के जवाब ले लेते हैं। खेमचंद जी, क्या डर है, क्योंकि कांग्रेस लगातार बेसिक मुद्दों को उठा रही है और इस लिहाज से डर सता रहा है और इसीलिए इस तरीके के आरोप और प्रत्यारोप सामने आ रहे हैं, परिवारवाद का ये मुद्दा उठाया जा रहा है, इसे मुद्दा बनाए जाने की कोशिश की जा रही है? खेमचंद जी, देखिए, परिवारवाद को मुद्दा नहीं बनाया जा रहा है, हकीकत लोगों को बताना है। अभी इन्होंने जो नाम गिनाए, क्या उनमें से कोई भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना है? क्या उनमें से कोई प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नेचुरली अपने आप बन रहा है? नहीं बन सकता, क्योंकि भारतीय आपको तो केवल वो चाहिए कि भाई आपको तो मुख्यमंत्री बना सकते हो, आप मुख्यमंत्री बनाओ, आप एमपी बनाओ, आप मंत्री बनाओ, केंद्र में बनाओ, स्टेट में बनाओ, लेकिन आप उसको परिवारवाद की श्रेणी में नहीं मानेंगे। वरुण गांधी के बारे में आपकी क्या राय है? चलिए, मेनका गांधी, वरुण गांधी के बारे में क्या राय है, इस बात का जवाब लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आप प्रवक्ता भी हमारा इंतजार कर रहे हैं, आप प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं जी। इनको बोलिए, आपको अगर कुछ और कहना है तो और कह लीजिए, फिर मैं बात रखूंगा। नहीं, आप बताइए ना वरुण गांधी के बारे में आपकी क्या राय है? ठीक है खेमचंद जी, है आपकी तरह असली तरीके से
यार से सीखनी पड़ेगी, असली शालीनता तरीके तो से हमें नहीं रमेश कर बिधूड़ी सकता। से सीखनी पड़ेगी, आपसे ब्रजभूषण सिंह से सीखनी पड़ेगी, आपसे जो दंगेबाज नेता है उनसे सीखनी पड़ेगी। शालीनता तो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से बैठती है भाई, शालीनता की तो गंगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से बैठती है। ठीक है। क्यों और किस नाते से, किस क्वालिफिकेशन से श्रीमती सोनिया गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्ष रही 22-23 साल तक? किस क्वालिफिकेशन इस क्वालिफिकेशन से नरेंद्र भाई मोदी ने अपने आप को अनपढ़ कहा। नरेंद्र भाई मोदी ने अपने आप को अनपढ़ क्यों कहा? अपने आप अरे नरेंद्र भाई मोदी ने अपने आप को अनपढ़ क्यों कहा? नेता मानते किस? कुंवर जी आपका रुख करेंगे। कुंवर सिंह जी, आपकी बात कंप्लीट हो गई, जवाब लेते हैं। खेमचंद्र जी, वरुण गांधी और मेनका गांधी, आपने कहा कोई जिम्मेदाराना पद पर नहीं है, तो जो एंट्री हो जाती है या बीजेपी में शामिल होना, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? है तो परिवारवाद, अगर बीजेपी आरोप लगा रही है परिवारवाद की राजनीति का, वंशवाद की राजनीति का, तो फिर एंट्री नहीं होनी चाहिए अदर पार्टी में। आप बात समझिए, वंशवाद का मतलब क्या है? वंशवाद का मतलब है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हो, उस पार्टी के सीईओ भी आप हो, उस पार्टी का जो प्रॉफिट आ रहा है वो भी आपके पास है, उसका सारा कब्जा आपके पास है। वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और गांधी परिवार ने किया है। कांग्रेस में कितने भी लायक, कितने भी अच्छे नेता हो, लेकिन वो अध्यक्ष नहीं बन पाए, ना ही वो प्रधानमंत्री के लिए कभी अपने आप को प्रस्तुत कर पाए, ना ही अपने आप को सर्वोपरि कर पाए। इवन 10 साल यूपीए की सरकार चली, मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर कहने के लिए थे, सुपर पीएम श्रीमती सोनिया गांधी जी थी, और सोनिया गांधी जी को इस्तीफा देना पड़ा। उस समय के जो प्रेसिडेंट हैं अब्दुल कलाम जी ने जब पुश किया कि नहीं, आप इस तरीके से और जो ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट है उसके साथ आप नहीं चल सकते, उनको इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि वो सुपर पीएम की तरह अपने आप को प्रस्तुत कर रही थी और उनको लोग मान रहे थे। चलिए, वंशवाद की राजनीति में अगर उत्तर प्रदेश का जिक्र आता है तो समाजवादी पार्टी का जिक्र होता है, और अगर विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस का जिक्र होता है, और हमेशा से ही वंशवाद हावी रहा है हर एक पार्टी में। आम आदमी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, अशोक यादव जी का माफ कीजिएगा, हमारे साथ संजीव वैद्य जी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? ठीक चुनाव से पहले जो वंशवाद का ये मुद्दा हावी होता नजर आ रहा है। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, और मैं बिल्कुल चुनाव के पहले ही ये मुद्दे हावी होते हैं। दरअसल वंशवाद जो है एक ऐसा मेंढक है जो चुनावी बरसात होने के पूर्व ही राजनीतिक पटल पर उभरता है जी। और चुनाव के बाद ये मुद्दा फिर दफन हो जाता है। तो चुनाव के समय ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने के लिए हमारी पार्टी के पास कोई मुद्दा तो रहता नहीं है, तो वंशवाद ही बना लेते हैं। हाँ, मैं इस बात को जरूर स्वीकार करता हूँ कि वंशवाद जो है सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं है, जितनी तमाम पॉलिटिकल पार्टी, चाहे भाजपा हो, सपा हो, सभी पॉलिटिकल पार्टीज में वंशवाद कहीं ना कहीं हावी होता हुआ दिखता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि भारतीय लोकतंत्र में इतनी ताकत है कि वंशवाद कभी भी हावी नहीं हो सकता, क्योंकि जनता चुनती उसे ही है जिसमें योग्यता होती है। जो योग्य होगा जनता उसे चुनेगी, चाहे वो सिल्वर स्पून मुंह में लेकर के पैदा हो, चाहे किसी गरीब की झोपड़ी में पैदा हो। तो काबिल व्यक्ति ही लोकतंत्र में हमेशा काबिज होता है। तो वंशवाद कितना भी हावी हो जाए, लेकिन हमारे संवैधानिक ताकतें, हमारी लोकतंत्र की ताकतें कभी भी वंशवाद के लोकतंत्र पर हावी नहीं होने देंगी। इतना मेरा बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा बनाए हुए संविधान पर मेरा दृढ़ विश्वास है, और आम आदमी पार्टी भी इसी बात को मानती है। निस्संदेह वंशवाद की ताकत को हमारी संवैधानिक ताकत झुका सकती है, कमजोर कर सकती है। बिल्कुल, ये ठीक चुनाव से पहले जिस तरीके से वंशवाद को एक हवा देने का काम किया जाता है, एक मुद्दा उठाया गया, राहुल गांधी ने बयान दिया, उसमें असम के मुख्यमंत्री का पलटवार सामने आ जाता है, हेमंत बिस्वा का। तो जाहिर सी बात है ये राजनीति का कौन सा पहलू, कौन सा नजरिया है? अशोक यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपा प्रवक्ता अशोक यादव जी, आपका रुख कर लेते हैं इस बयान को लेकर और हेमंत बिस्वा के पलटवार को देखते हुए क्या आप देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खेमचंद जी लगातार वंशवाद की परिभाषा बता रहे हैं। ये परिभाषा स्वयं, मतलब भारतीय जनता पार्टी द्वारा वंशवाद की परिभाषा ये चाह रहे हैं कि किताबों में पढ़ाई जाए, जो ये परिभाषा दें, जो ये पैमाना दें, उसी पैमाने को पूरा देश माने। अरे भैया, वंशवाद की अगर परिभाषा दे रहे हो तो उसी परिभाषा में भारतीय जनता पार्टी भी आती है, ऐसा नहीं कि आप दूध के धुले हो। और दूसरी बात कि आप बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष फलाने बन जाते हैं,
आप ये बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष किस आधार पर पार्टियों में बनते हैं? कोई मनोनयन नहीं होता है, उनका चुनाव होता है, बाकायदे संवैधानिक प्रक्रिया होती है, उसके लिए चुनाव आयोग में पार्टी का संविधान का रजिस्ट्रेशन होता है, उसी एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चुनाव होता है। कोई मनोनीत नहीं किए जाते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी दल के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे सपा के हो। तो पहली बात कि आप ये न कहिए कि थोपे जाते हैं। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आप बार बार कह रहे हैं कि गांधी परिवार से अध्यक्ष होते हैं। तो रह गई बात, इस तरह की परिवारवाद की बातें जब आप करते हैं तो अपना परिवारवाद आपको नहीं दिखता है। आप कह रहे हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है? अरे सबसे बड़े क्वालिफिकेशन वाले आपके सर्वोच्च नेता, जिनकी डिग्री के लिए छुपाने के लिए क्या क्या यत्न करने पड़ रहे हैं, क्वालिफिकेशन की इतनी चिंता, दिखा दीजिए डिग्री सबको, कहां छुपा के रखें डिग्री उनकी। और दूसरी बात की आप लगातार कह रहे हैं कि फलाने ये परिवारवाद, वो परिवारवाद, ऐसे परिवारवाद माना जाएगा, ऐसे परिवारवाद नहीं माना जाएगा। आप ये बताइए कि जनता, जो अभी आम आदमी पार्टी प्रवक्ता जी कह रहे थे, सही कह रहे थे कि जनता चुनती है। जनता अगर किसी, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हो, चाहे कांग्रेस के जो है नेता राहुल गांधी जी हो, अगर जनता उनको चुनेगी तभी वो प्रधानमंत्री बनेंगे या मुख्यमंत्री बनेंगे। ये भी कोई मनोनयन वाला पद नहीं है कि कोई इनको मनोनीत कर दे। तो आप अगर जनता के बीच जाकर वो नेता अपनी काबिलियत साबित कर रहा है और जनता उसको हाथों हाथ ले रही है, तो इसमें परिवारवाद का मुद्दा गौण हो जाता है। क्योंकि अगर परिवारवाद का मुद्दा रहता तो जनता, अगर इस परिवार वाले मुद्दे पे जनता अगर सोचती तो ऐसे लोगों को नहीं जितवाती। आप देखेंगे समाजवादी पार्टी को 37% वोट उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है, जो है श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो हमारा चुनाव लड़ा था जो पार्टी ने 2022 का। तो परिवारवाद कोई मुद्दा ही नहीं है, बशर्ते आप उसको मुद्दा अगर बना रहे हैं। लेकिन तो फिर भी राजनीतिक पार्टियां इसको मुद्दा बना देती हैं, वो भी ठीक चुनाव से पहले। और सत्ता की कुर्सी इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली। अगर परिवारवाद का मुद्दा इस तरीके से उठाया जाएगा और पलटवार करके हवा देने का भी इसे काम किया जाता है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। ऐसे समय में राहुल गांधी का ये बयान आना और साथ ही अमित शाह के बेटे जय शाह को लेकर बयान देना और इसके बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे को भी लेकर बयान देना, जो हमेशा बीजेपी करती आई है। बीजेपी हमेशा वंशवाद को लेकर घेरती आई है और हालांकि वंशवाद और परिवारवाद से ये बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि कोई भी पार्टी कहीं भी अछूती नहीं है, बावजूद इसके ये मुद्दा बार बार गहराता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, रुख कर लेते हैं आप प्रवक्ता का, संजीव वैद्य जी आपका रुख करेंगे। देखा जाए तो परिवारवाद का ये मुद्दा ऐसे वक्त में राहुल गांधी ने जो बयान दिया, अमित शाह के बेटे अजय शाह को लेकर उन्होंने सवाल उठाए, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है? क्या उस राह को आसान बनाने के लिहाज से? जी बिल्कुल, मैं अपनी बात को फिर से दोहराऊंगा कि वंशवाद जो है वो मेढक है जो चुनावी बरसात के पहले जरूर राजनीतिक पटल पर छा जाता है। तो चूंकि चुनाव का माहौल है, विधानसभा चुनाव सर पर है, तो मुद्दे तो चाहिए भाई एक दूसरे के ऊपर वार करने के लिए, फिर पलटवार करने के लिए। मुद्दा बनेगा, मूल मुद्दे गायब हो जाएंगे, जनता के हित के मुद्दे गायब हो जाएंगे और वंशवाद, परिवारवाद जैसे मुद्दे राजनीति पर हावी हो जाएंगे। तो इस प्रकार के जो मुद्दे उठते हैं तो कहीं ना कहीं इन मुद्दों की आड़ में जनता के मुद्दों को छुपा दिया जाता है। बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं इस वक्त देश के सामने। मणिपुर का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महिला अत्याचारों के मुद्दे हैं, बहुत सारे आर्थिक स्थिति के मुद्दे हैं। वे सब गौड़ हो जाएंगे और वंशवाद और परिवारवाद जैसे मुद्दे जनता के सामने हावी हो जाएंगे। और देखिए, मैं तो एक शब्द बोलूंगा कि हमाम में सब नंगे हैं। ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है जहां पर वंशवाद ना देखा जाए। तो अगर इन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने पलटवार दिया है, तो दोनों ही दोषी हैं और भी दूसरे दल भी दोषी हैं। लेकिन फिर भी मैं इस बात पर जरूर बोलूंगा कि वंशवाद कितना भी हावी हो जाए, लोकतंत्र पर वो हावी नहीं हो सकता। जनता की ताकत महत्वपूर्ण होती है, जनता सर्वोपरि होती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। कोई भी व्यक्ति किसी भी परिवार में जन्म ले ले,
लेकिन वो नेतृत्व में तभी स्वीकार किया जाएगा जब जनतंत्र उसके साथ होगा, जब लोकतंत्र उसके साथ होगा। अन्यथा इस प्रकार की जो है गप्पबाजी, चंडू खाने की गप्प तो चुनाव के समय हर बार होती है। वंशवाद एक ऐसा भी मुद्दा है जो कभी खत्म भी नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये बात अलग है कि कितना भी आरक्षण का जिक्र कर दिया जाए, ओबीसी रिजर्वेशन का जिक्र ऑलरेडी कर रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन किस तरीके से उसका प्रतिनिधित्व करना चाहिए, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, कुंवर सिंह जी, आपका रुख करेंगे। दरअसल क्या वाकई असल मायने में असल मुद्दों से भटकाने की ये कवायद है? आपने बिल्कुल सही कहा। यह जो कवायद है वो जनता को असल मुद्दों से भटकाने की कवायद है। यहाँ 2 करोड़ रोजगार की बात नरेंद्र भाई मोदी ने कही थी, लेकिन 2 करोड़ रोजगार मिले नहीं। लेकिन असम के जो मुख्यमंत्री ने पलटवार किया है, हेमंत शर्मा ने, उन्होंने कहा है कि जो मूल जड़ है परिवारवाद की वो तो कांग्रेस है। देखिए, यही भाजपा के लोग हैं, यही उनको सीरियस नहीं लेते थे। यही उन्होंने कहा कि हेमंत विश्व शर्मा बेईमान है, लेकिन उसके बाद उसको अपना नेता बना लिया। ये खुद सीरियस उसको नहीं लेते, या पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं कि भाई ये बेईमान है, तो कह देते हैं हम भी हमको पता नहीं। तो हेमंत विश्व शर्मा की बात पर नहीं जाना चाहूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि जो जनता के मूल मुद्दे हैं जिनको राहुल गांधी जी ने लगातार उठाया है, इन्होंने कहा था कि हम 100 दिन में काला धन लेके आएंगे, ये लाए क्या? इन्होंने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, इन्होंने बनाए क्या? इन्होंने कहा था कि महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, इन्होंने ये काम कर नहीं पाए। डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत करेंगे, यह काम भी नहीं कर पाए। 2022 तक सबको पक्का मकान मिलेगा, ये इन सब तरह के जो वादे किए थे उस पर पूरा ये उतर नहीं पाए। और हिंसा और नफरत की जो राजनीति है वो इन्होंने चरम पे पहुंचा दी है। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, इन सारे सब्जेक्ट में जो जनता के मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार गौड़ किए जा रहे हैं। और लगातार इन्होंने एक बड़ी आपत्तिजनक बात कही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कि भाई राहुल गांधी जी ओबीसी की बात क्यों उठाते हैं। मैं कहना चाहूंगा भाई, इस देश के जो 60% ओबीसी है वो क्या इसको हिंदू नहीं मानते? क्या ओबीसी को उनका हक, हिस्सा, हिस्सेदारी नहीं मिलनी चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी जी की आवाज बढ़ाई जाए? 59,000 भर्ती घोटाले में अनम्यूट करिएगा खेमचंद जी, अनम्यूट करिएगा। अभ्यर्थियों का ओबीसी का काट के सवर्ण कैटेगरी को दिया कि नहीं दिया? या पिछड़ी जाति के साथ में कुठाराघात करने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये इनसे पूछा जाए। दमन करने का काम उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलितों का हो रहा है, तो इन सब चीजों पर ये लोग बोलती इनकी बंद होती है, ये कुछ कह नहीं पाते। भारतीय जनता पार्टी एक दमनकारी सरकार बन गई है। और ये बात करते हैं परिवारवाद की, अरे भाई इनके आरएसएस में क्या होता है? आरएसएस के कितने चुनाव होते हैं? ये कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, आईएसआई का सौतेला भाई है आरएसएस। कभी चुनाव हुआ क्या? ठीक है खेमचंद जी, आपका रुख करेंगे, आपसे जवाब लेंगे। ये बीच में डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। खेमचंद जी आपका रुख करेंगे, सुन लीजिए, फिर इसके बाद जवाब दीजिएगा। खेमचंद जी आपका रुख करते हैं। आज तक का पूरा आरएसएस का इतिहास बता दूंगा, कितनी बार चुनाव किया तुम्हारे यहाँ। या मल्लिकार्जुन खड़गे जी का चुनाव हुआ, पूरे देश ने देखा। ठीक है संजीव जी, लेकिन ऐसे समय में ठीक है बीजेपी हमेशा वंशवाद को लेकर घेरती रही है कांग्रेस को, और लेकिन ऐसे समय में राहुल गांधी का ये बयान देना, इसे किस नजरिए से देखा जाए? कह रहा हूं ना कि भाई जब ये बीजेपी पे बात आती है तो ये कहते हैं कि भाई अगर कोई एमपी बना है तो उसको परिवारवाद ना माना जाए, अगर हमने कोई केंद्र में मंत्री बनाया तो उसको परिवारवाद ना माना जाए, अगर हमने कोई मुख्यमंत्री बनाया तो उसको परिवारवाद ना माना जाए। परिवारवाद तो केवल राहुल और प्रियंका तक ही सीमित है, क्योंकि राहुल गांधी प्रियंका गांधी से इनको खतरा है, क्योंकि वो जनहित के मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं। चलिए खेमचंद जी आपका रुख करेंगे, क्या वाकई खतरा है, इसीलिए वंशवाद की राजनीति हावी है? इनको दिक्कत है। खेमचंद जी अनम्यूट कर लीजिए। खेमचंद जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, अनम्यूट करिएगा। आवाज आ रही है आपको? हेलो? जी सुन पा रहे हैं। हेलो जी सुन पा रहे हैं खेमचंद्र जी। हमारे लिए परिवारवाद सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार तक सीमित नहीं है। हम ऐसे सभी परिवारों की पार्टियों को परिवारवाद में शामिल गांधी परिवार तक ही नहीं, सिर्फ राहुल और प्रियंका गांधी तक।
प्लीज मेरे को पूरा कंप्लीट करने जी। दीजिए। प्रियंका गांधी भी हैं, सोनिया गांधी भी हैं, राहुल गांधी भी हैं, उनसे पहले राजीव गांधी भी थे, श्रीमती इंदिरा गांधी भी थी और पंडित नेहरू भी थे। लगातार पता है, लेकिन क्या इन दो नामों से खतरा है आपको, जैसा कि कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं? देखिए, ये तो 10 साल से बने हुए, फिर भी हम सरकार में हैं। इसी तरीके का खतरा है तो अगले 25 साल तक ऐसा ही खतरा पैदा करते रहे, हम सरकार चलाते रहे, देश की सेवा करते रहे, देश को आगे ले जाते रहे और ये बाहर रह के ऐसे ही खतरा पैदा करते रहे। हम खुश हैं, देश खुश है। देखिए खतरा बताया, लेकिन हिमाचल में खतरा हुआ, करना नहीं हिमाचल में ये लोग हारे, हम उन लोगों को भी कर्नाटक में ये ठीक लोग है, हारे, संजीव जी जवाब और लेने पूरे दीजिए। देश जो 5 चुनाव जो संजीव जी जवाब लेने दीजिए। जब आपका रुख करेंगे आप बोलिएगा। खेमचंद्र जी। उप मुख्यमंत्री बनते हैं। हम ऐसी सभी पार्टियों को जो पर्टिकुलरली इंडी गठबंधन एक तरफ से पार्टियां हैं जहां पे परिवारवाद छाया हुआ है, जहां पे सिर्फ पहले पिता, फिर बेटी, फिर बेटा, फिर उनका भाई, उनका भतीजा, सिर्फ उन्हीं की पापोती है। उसके अलावा जो कार्यकर्ता है सिर्फ दरी बिछाने के लिए, झंडा उठाने के लिए, डंडे खाने के लिए, उसको कोई जिम्मेदारी या उसको पावरफुल नहीं करेंगे। ये परिवारवाद है, ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, ये हमारे भारत के लिए खतरा है। भारत में हर व्यक्ति को आपको सम्मान देना है, मौका देना है। आप कहते हो कि वो जीत कर, वो जीत ही जाएंगे। आप मौका नहीं दोगे तो वो तो जीत ही जाएंगे। अब जनता को जो अल्टरनेटिव मिलेगा, जब आप आम कार्यकर्ता को मौका दोगे तो वो भी जीतेगा। तो ये आप ऐसे जरूर बातें कर रहे हैं, वो जीत रहे हैं, लोग उनके पीछे आ रहे हैं, अरे कोई अल्टरनेटिव नहीं है तो लोग आएंगे ही। इस ठीक तरीके है, की बातें डेमोक्रेसी मत- को आप किससे अपने खतरा यहाँ है, पे इसको क्लियर करिएगा जरा। मेंटेन करो। हमें कोई खतरा नहीं है। इनको लगता है कि खतरा है। क्या ये खतरनाक है? क्या ये डेमोक्रेटिकली काम नहीं करते? हम तो नहीं कहते, ये मानते हैं तो ठीक है, हाँ, लेकिन व्यवहार जरूर करते हैं। विदेशों में जाके विदेशी ताकतों से कहते हैं कि आप भारत में आइए, इंटरवेंट करिए, भारत में आके यहाँ पे आप आके यहाँ पे बीच बिचाव करिए, या आप यहाँ पे आके जो सरकार चल रही है उसको भगाने में आप हमारी मदद करिए। इवन पाकिस्तान में जाके ये ऐसी बातें करते हैं, उल जलूल बातें करते हैं। यूरोप में जाके कहते हैं कि जो फॉरेन पावर है उनको भारत में आके इंटरवेन करना चाहिए। तो इस तरीके की बातें करके आप खुद ही दिखा रहे हो कि आप नकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हो। भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, सेवा कर रही है। इन्होंने घर की बोली 3 करोड़ से ज्यादा घर बनवाने का काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया, आपने नहीं किया। 220 करोड़ से ज्यादा डोसेज जो लगी हैं, फ्री में डोसेज लगी हैं, सबसे तेज डोसेज लगी हैं, वो मोदी जी ने लगवाई है। 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को लगातार मदद मिल रही है, वो मोदी जी के अंतर्गत मिल रही है, आप लोगों ने नहीं दी। 10 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट बनवाने का काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बहुत दिया। लंबी लिस्ट है योजनाओं की। खेमचंद जी, योजनाओं का जिक्र नहीं, करेंगे तो धरातल पे वक्त उतरी बीत हैं। जाएगा। धरातल पे सपा उतरी हैं। प्रवक्ता हमारे साथ धरातल जुड़े पे हुए हैं। उतरी हैं। आप ठीक है, जाइए, आपको ऐसे लाखों लोग मिल जाएंगे, कहीं भी आप जाइए, हर व्यक्ति कहेगा कि मेरे को किसी ना किसी योजना से, मोदी जी की योजना से फायदा हुआ है। ठीक है। अशोक ग्लोबल जी का इंडेक्स रुख में कर क्या लेते स्थिति हैं। है? आप इधर उधर के इंडेक्स को लेके आ जाओगे। अरे हमारे यहाँ पे जो फ्री में अनाज मिल रहा है, आपके 18 स्टेट से लगभग जो इंडिया, मोदी जी अपनी मौसी के घर से लाके अनाज दे रहे हैं। मोदी जी अपनी मौसी के घर से लाके अनाज दे रहे हैं। मोदी जी अपनी जेब से अपनी मेहनत करके पैसा दे रहे हैं। इस देश की स्थिति गिरा दी। डॉलर की क्या स्थिति है? डॉलर की क्या स्थिति है? डॉलर लगातार गिर रहा है, क्या स्थिति है? रोजगार मिलने की बात हुई थी, क्या स्थिति है? 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए? स्मार्ट सिटी कहाँ गए? 100 दिन में काला दिन लाने वाले थे, कहाँ गए? ठीक है, ये फालतू की सपा बातें प्रवक्ता का रुख कर करने लेते से, हैं। मीडिया पे फालतू की बातें करने से बीजेपी दूध की धुली नहीं हो जाएगी। बीजेपी की जो स्थिति है वो साफ है। बीजेपी जन विरोधी पार्टी है, जनता के खिलाफ है, और जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाने वाली है। अभी हिमाचल में हटाया, कर्नाटक में हटाया, और 5 राज्यों में इंतजार करिए। गोदी मीडिया के प्रमुख चैनलों ने कहा है अपने सर्वे में कि 5 राज्यों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है। और ये इसके बाद जब ये आपको गोदी मीडिया से पूर्वानुमान मुझे लगता है नहीं लगाना चाहिए। क्या कुछ होने वाला है, ये थोड़ा सा वक्त का इंतजार भी करना चाहिए, और वो भी अब तारीखों का ऐलान भी हो चुका है और तैयारियां प्रचार प्रसार की भी चरम पर हैं। देखा जाए तो हर राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ अपनी ताकत लगाने में और रणनीति के तहत काम करने में जुटा हुआ है। जीत को लेकर एक नए मुद्दे को इजाद कर रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं, शशिकांत द्विवेदी जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। थोड़ा सा लेट लतीफी के साथ आप जुड़े। शशिकांत जी, प्रतिक्रिया आपकी भी ले लेते हैं इस मामले को लेकर, जो ये वंशवाद की राजनीति हमेशा
चुनाव से ठीक पहले इस मुद्दे को उठाया गया, राहुल गांधी ने बयान दिया और इस पर पलटवार किया असम के मुख्यमंत्री ने। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या कुछ राजनीतिक फायदा, नफा नुकसान के लिहाज से आप देख पा रहे हैं? अनम्यूट करिएगा। शशिकांत जी, चलिए, मुझे लग रहा है आवाज ठीक से पहुंच नहीं पा रही है, वापस से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सपा प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अशोक यादव जी। अशोक यादव जी, आपको क्या लगता है ऐसे समय में इस मुद्दे को छेड़ा गया है, क्या राजनीतिक फायदे के लिहाज से? देखिए, ऐसा है कि सबसे बड़ी या फिर आम जनता को भटकाने की कोशिश की जा रही है? जी, देखिए 2014 का जो लोकसभा चुनाव था, वो सरकार एंटी इनकम्बेंसी की वजह से मोदी जी जीत गए। मनमोहन सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी फर्जी वाली जो कोल स्कैम और क्या क्या जो कोर्ट में पता चला कि वो स्कैम हुआ ही नहीं, तो इस तरह का फर्जीवाड़ा करके ये लोग 2014 का चुनाव जीत गए। 2019 में पुलवामा की वजह से इन्होंने चुनाव जीता। और जैसा कि आपने देखा, शहीदों का फोटो लगा लगा के मोदी जी ने उन शहीदों का भी शवों का अपमान किया। 24 घंटा भी नहीं बीता था, उनके पोस्टर बने लगा लगा के मोदी जी बेशर्मी से वोट मांगने का काम किए थे। ठीक है, खेमचंद जी आपसे जवाब लेते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपसे जवाब लेंगे, बात पूरी हो जाने दीजिए अशोक जी की। बड़ी समस्या आपके साथ है खेमचंद शर्मा जी, क्यों परेशान हो गए भैया? अरे मैं शुरू किया तब तक तुम्हारे मिर्ची लगने लग गई, मिर्ची तुम्हें लगने लग गई। खेमचंद शर्मा थोड़ा चुप रहो, थोड़ा चुप रहो भाई, अरे चुप रहो भैया। खेमचंद शर्मा जी आपसे जवाब लेंगे, सुन लीजिए। आप चुप रहो, बात सुन लो पहले। खेमचंद शर्मा, ये इस तरह के बात देखो, मैं चुपचाप सुन रहा था भाई आपको। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए यहाँ पे कि कोई बोले तो बीच में आप कूद जाओ। खेमचंद जी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, हम आपका रुख करेंगे, आप जवाब दीजिएगा। अशोक जी का काफी देर से अशोक जी इंतजार कर रहे थे, सुन लीजिए पहले। बड़ी धीरता से सुन रहा था, लेकिन इस तरह का अगर आप मिसबिहेव करेंगे तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। अशोक जी, खेमचंद जी आपकी ही जवाबदेही है, क्योंकि आप सत्ता में है तो जाहिर सी बात है जिम्मेदारी आपकी है, जवाब आपको ही देना है। थोड़ा सा 2019 का चुनाव देखिए, ये शहीदों के शवों की मार्केटिंग करके जीते हैं। शहीदों की शवों का फोटो लगा करके उनके चिताओं की राख नहीं बुझी थी, मोदी जी जो है उनकी फोटो लगा लगा के वोट मांगने लगे। इस बेशर्मी से उन्होंने चुनाव जीता। 2024 का जो लोकसभा चुनाव इनके लिए अग्नि परीक्षा साबित हो रही है। ऑर्गेनाइजर में 27 मई का लेख निकला हुआ है, जिसमें यह लिखा हुआ कि मोदी जी का चेहरा अब चुनाव जीतने लायक नहीं बचा है। इसलिए आप लोग जमीन पे जाइए, काम करिए। ये लोग पागलों की तरफ घूम रही है भारतीय जनता पार्टी। आप देखेंगे कि 5 विधानसभा चुनावों में ये लोग मुख्यमंत्री का चेहरा किसी राज्य में नहीं घोषित कर पाए। यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। अब उल जलूल मुद्दे उठा रहे हैं, जो कि मुद्दे बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है जनता के लिए। जनता इन मुद्दों का कोई तवज्जो नहीं देती है। तो अब इस तरह की बातें, परिवारवाद, फलानेवाद, धमाकेवाद कर रहे हैं। आप ये बताइए कि आपने जो मध्य प्रदेश में लेकिन यहाँ पर सबसे अहम बात यह है अशोक जी, परिवारवाद, वंशवाद को लेकर बयान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिया है, और वो भी ऐसे समय में। इसको लेकर आपने नहीं कहा, प्रतिक्रिया नहीं दी। देखिए, राहुल गांधी जी ने, अनम्यूट करिएगा जी। परिवारवाद का लांछन लगाए, कभी कांग्रेस के ऊपर लगाते हैं, लेकिन अपना परिवारवाद नहीं देखते हैं। तो अपना परिवारवाद तो पहले देखें ये। तो इसलिए राहुल गांधी ने सही सवाल उठाया है कि जय शाह कौन है, पंकज सिंह कौन है। ये लोग परिवारवाद की देन नहीं है, ये इनकी परिभाषा से बाहर होता है। वंशवाद, परिवारवाद की परिभाषा से ये पंकज सिंह का नाम और जय शाह का नाम ये लोग बाहर रखते हैं। तो राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही सवाल उठाया। चले इसका जवाब ले लेते हैं। खेमचंद जी आपका रुख करेंगे। जय शाह और पंकज का जो नाम निकलकर सामने आ रहा है, जिसको लेकर ये पूरे बयानबाजी निकलकर सामने आई और जिसको लेकर राजनीति शुरू हुई, और इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। साथ ही क्या वाकई 2024 में अग्नि परीक्षा साबित होने वाली है बीजेपी के लिए? चुनौतीपूर्ण है। अनम्यूट करिएगा खेमचंद जी। खेमचंद जी आप सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूं, आपको आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है आपको? कंटिन्यू। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सेवा में विश्वास रखती है, भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट में विश्वास रखती है, विकास में विश्वास रखती है, और हम वो काम लगातार करते जा रहे हैं।
रही बात चुनौतियों की, घबराहट की, हमें घबराहट है ना चुनौती है, क्योंकि हम सेवा में विश्वास रखते हैं। हम ये पद नहीं मानते, हम अधिकार नहीं मानते, हम अपनी बापोती नहीं मानते। मोदी जी तो अपने आप चौकीदार कहते हैं। जो सरकार को अपनी बापोती मानते हैं, चौकीदार कह के पूरा देश बेच डाले। अभी यहाँ पे रहना चौकीदार कैसा चौकीदार है? देश का पूरा देश बेच डाला अडानी के हाथों। अडानी के हाथों देश बेच डाले मोदी जी। कैसे चौकीदार बनाया आपने? पार्टी को देश की चौकीदार हैं। सारी ठीक है। संस्थाओं को एक एक करके अडानी के हाथों बेच डाले। कैसा चौकीदार है देश का भाई? उनके चाचा हैं देश का चौकीदार ऐसा होता है क्या? राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, राजीव गांधी जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी। और ये खेमचंद क्या जी है? की आवाज पीछे को बढ़ाया जाए। परिवारवाद कहते हैं। आप लालू बताइए यादव जी, जी। लालू यादव जी के बेटे, इनको परिवारवाद कहते हैं। और जनता जानती है कि परिवारवाद क्या है और नेचुरल जो पॉलिटिक्स में आने का प्रोसेस क्या है। नेचुरल पे सवाल नहीं उठाते। वो कांग्रेस के अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, लेकिन जिन्होंने बापोती समझी हुई है, सारे संगठनों पे कब्जा किया हुआ है, सारी ताकतों को अपने हाथ में उन्होंने संगठित किया हुआ है, ऐसे लोगों को परिवारवाद में शामिल होता है। और लोग चाहते नहीं कि ऐसे लोग होल्ड करके रखें, उनको छोड़ना ही पड़ेगा। वैसे नहीं छोड़ेंगे तो वैसे जनता उन पार्टी को रिजेक्ट कर रही है, नई पार्टियां खड़ी हो रही है, नए लोग आ रहे हैं, वो वैसे खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ शशिकांत द्विवेदी जी भी जुड़ चुके हैं। प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस मामले को लेकर। जाहिर सी बात है, वंशवाद की राजनीति का जो ये एक रार छिड़ गया है और ये रार अब दूर तलक जाएगा और इसके क्या कुछ परिणाम निकलकर सामने आएंगे। क्या वाकई बीजेपी के लिए 2024 की राह इतनी आसान नहीं है, इसीलिए इस तरीके के मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति शुरू है। शशिकांत जी, इस बयान को आप किस नजरिए से देखते हैं? राजनीतिक अगर नफा नुकसान का जिक्र किया जाए, दोनों तीन जो भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी में भी इंडिया में दोनों ही पार्टी बीजेपी और कांग्रेस है। भले कांग्रेस की पोजीशन बहुत कम है सीट वाइज, लेकिन फिर भी क्या है कि बहुत ठोस मुद्दे जो है इकोनॉमिक्स को लेकर के, देश की स्थिति को लेकर के, वो कांग्रेस उठाती नहीं है। मैं अभी 5 राज्यों में देख रहा हूँ, मध्य प्रदेश में बैठा हूँ, कई बार हम लोग अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि बड़े गंभीर मुद्दे आते हैं, लेकिन वो उनको नहीं उठाते हैं। वो बातें होती हैं जिनका जवाब आसानी से आ जाता है, प्रतिक्रिया आसानी से आ जाती है। जो मुश्किल वाली चीजें होती हैं, जो बेसिक कम्युनिटीज हैं, उनमें दिक्कत बड़ी होती है। तो उनपे रिसर्च करना पड़ता है किसी पार्टी को। तो रिसर्च करने वाले कांग्रेस के पास कोई आदमी है नहीं, सुनते नहीं है, क्योंकि बड़ी मेहनत का काम है। फिर उसको लेमेंस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, ये भी बड़ी मुश्किल का काम है। जैसे कल ही चर्चा हो रही थी, मैंने लोगों को बताया, भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जीडीपी 13 टाइम्स बढ़ा दी है। हर साल 100% बढ़ी, जो कहीं दुनिया में बढ़ी नहीं सकती है। और अगर बढ़ी है तो फिर ऐसी पार्टी कभी हटना नहीं चाहिए। और फिर भी 1.5 करोड़ लोग, वो खुद ही कह रहे हैं कि बेरोजगार है। तो क्या है कि ये कांग्रेस को इन सब चीजों पर रिसर्च करना चाहिए। पानी के लिए लोगों को यहाँ वहां भटकना पड़ता है, जो बेसिक कम्युनिटीज है। तो ये मुद्दों को क्या है, जवाब भी आसानी से नहीं आते हैं, इनके उत्तर नहीं होते हैं, काम करना पड़ता है। इसलिए सबसे आसान मुद्दा है कि आप परिवारवाद उठा दीजिए और कह दीजिए। भारतीय जनता पार्टी जो परिवारवाद की बात करती है, उसमें वो एक ही परिवार को टारगेट करती है। लेकिन अगर आप अंदर जाए तो यहाँ मुख्यमंत्रियों के बच्चे और मंत्रियों के बच्चे, सबके बच्चे, वो इवन किसी पद पे नहीं है, वो भी जाकर के चुनाव के प्रचार करते हैं और सीनियर मंत्रियों को एक तरफ कर देते हैं। मैं नाम भी ले दूं तो मुख्यमंत्री के खुद के बच्चे, उनका पिछले चुनाव में प्रचार कर रहे थे, वो किसी पद पर नहीं थे, चुने भी नहीं गए थे, पार्टी की भी किसी पोस्ट पर नहीं थे। तो परिवारवाद एक ऐसी चीज है जिसका एनालिसिस करना कोई बड़ा भारी काम नहीं है, वो छोटी सी बात है। राहुल गांधी चुना हुआ व्यक्ति है, भले किसी मेथड से चुने गए हो। तो अगर कोई चुना हुआ व्यक्ति गया है, चाहे वो पार्टी की पोस्ट पर हो, चाहे वो पार्लियामेंट की पोस्ट पर हो, असेंबली की पोस्ट पर हो, तो उसको आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो, वो चुन के गया है। लेकिन अगर वो चुन के नहीं गया है और सीधे जाकर के वो कोई इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है या कोई प्रचार कर रहा है या पार्टी के सीनियर्स को एक तरफ दरकिनार करके आगे बढ़ा हुआ, तो ये गलत है। और इस पर जरूर आवाजें उठना चाहिए और उठती भी हैं। इवन मीडिया को भी उठाना चाहिए कि ये गलत। बिल्कुल, मुझे लगता है जिस तरीके से वंशवाद हमेशा से ही इस तरीके की बयानबाजी सामने आती रही है, लेकिन ऐसा मुझे लगता है पहली बार राहुल गांधी ने जिस तरीके से वंशवाद को लेकर जय शाह और पंकज का नाम उजागर किया है, या ये कहा जाए नाम लिया है, और वो भी चुनाव से ठीक पहले, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई जो चुनावी राह है या जीत की राह को आसान बनाने के लिहाज से या डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, राहुल गांधी एग्रेसिव है, पर क्या पूरी पार्टी उनकी एग्रेसिव है उस तरह से?
पूरी पार्टी के सारे लोग एग्रेसिव हैं क्या? वो अभी 5 राज्यों में चुनाव है, 5 राज्यों पर राहुल गांधी ने कोई बयान दिया है? मध्य प्रदेश पर कोई बयान दिया है? कोई बात कही है अभी तक? पिछली बार वो आ गए थे जरूर, उन्होंने कह दिया था कि हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। अभी उनका मैनिफेस्टो देखिए तो वो कह रहे हैं कि हम जो आईपीएल टीम बनाएंगे मध्य प्रदेश में। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, आप आईपीएल टीम बनाने का मुद्दा ला रहे हैं। तो ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर चुना हुआ व्यक्ति प्रचार कर रहा है या उस हैसियत से कुछ बोल रहा है, चाहे वो किसी भी नेता का बेटा हो, दादा, रिश्तेदार हो, भतीजा हो, भाई हो, चलेगा वो, क्योंकि उसको पब्लिक ने चुना है। हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उस पर सवाल उठाना गलत। और यदि वो बिल्कुल चुना हुआ नहीं है, वो केवल इसलिए आया है कि वो फलां का बेटा है या रिश्तेदार है, तब बिल्कुल गलत है और वो बात उठाई जानी चाहिए। लेकिन ये इतना मतलब गंभीर मुद्दा नहीं है जितने दूसरे जो बिल्कुल उठाए जाने चाहिए, गंभीर जिन्हें बिल्कुल मुद्दों पर इग्नोर किए जा रहे हैं। दरअसल शशिकांत जी, गंभीर मुद्दों पर दरअसल राजनीतिक पार्टियां बात करना ही नहीं चाहती। वह ऐसे मुद्दों क्योंकि उनके पास पर है नहीं ना बहस बताने के करना लिए। चाहती हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी को अभी तक सुना कि ये नोटबंदी से जो फायदे हैं वो चुनाव प्रचार में लेकर के आए हों कि देखिए नोटबंदी से ये हुआ है, इतना अच्छा फायदा हुआ, देश इतना आगे बढ़ गया। जब वो बहुत अच्छी थी तो उसको अभी आपने जब इतने सालों पहले किया था तो उसके परिणाम अभी तक आने थे? या वो ये लेकर के आते कि देखिए जीएसटी से इतने इतने फायदे हो गए हैं, ये आंकड़े और इससे ये हुआ है? ऐसा कोई आपने कभी सुना है कभी कोई किसी चुनाव प्रचार में या कोई उनके मैनिफेस्टो में? चलिए, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंवर जी, आप कह रहे थे कांग्रेस हमेशा बेसिक मुद्दों को उठाती है, आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठा रही है, और ये जिस तरीके से शशिकांत जी ने कहा, वाकई क्या कोई ऐसा व्यक्ति है पार्टी में जो प्रतिनिधित्व एक बेहतर तरीके से कर सके, बेसिक मुद्दों को बेहतर तरीके से उठा सके? देखिए, शशिकांत जी ने बड़ी अच्छी बात कही और उन्होंने कहा कि जनहित के मुद्दे बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन इस देश को भारतीय जनता पार्टी ने समस्याओं की खान बना दिया है। अगर एक मुद्दा उठाए तो 100 मुद्दे उसके पीछे खड़े हैं। जनता इतनी त्रस्त है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि जो खाई हुई कांग्रेस के द्वारा उसको हम पाटने का काम कर रहे हैं। भाई, भारतीय कांग्रेस से तो ये बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी चूक हो गई कि भारतीय जनता पार्टी को पनपने दिया, इनको मौका दिया। ये तो बहुत बड़ी चूक हम मानते हैं कि इनको मौका मिल गया। तो ये सबसे बड़ी खाई तो यही है जिसको पाटने का ये लोग काम कर रहे हैं। ये इतनी बड़ी खाई कर दी कि इस देश में जो IIT, IIM और बहुत सारी जो संस्थाएं बनाने का, सेल, बेल और जितनी सरकारी संस्थाएं बनाने का काम किया, सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियां बनाने का काम किया, ये उनको बेचने का काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी गलती कांग्रेस से हो गई। और शशिकांत जी ने बड़ी अच्छी बात की कि जनहित के जो मुद्दे हैं वो उठने चाहिए। लगातार राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में जो आदिवासी हैं, दलित हैं और उनकी जो समस्याएं हैं, देश के जो किसान हैं, उनके मुद्दों को लगातार उठाने का काम किया। अभी भी राहुल गांधी जी ने 2 महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। उन्होंने पिछड़ों का मुद्दा उठाया कि भाई इस देश में जो पिछड़े दलित आबादी है उसके अनुपात में उनको आरक्षण मिलना चाहिए, उनके हिस्सा मिलना चाहिए। खेमचंद्र जी ने कहा कि ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर भी तो सीरियसनेस नजर नहीं आ रही है राहुल गांधी। नहीं, हम बिल्कुल सीरियस हैं। राहुल गांधी जी लगातार इस पर बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी कह रहे हैं, और कांग्रेस ने कहा है कि हम तो अपना जो 50% का जो सर्किट जो लगा हुआ है उसको हम तोड़ने का काम करेंगे और इस देश का जो ओबीसी वर्ग है उसको हम उसके अनुपात में भागीदारी देने का काम करने जा रहे हैं। ये उन्होंने कहा है। राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई अगर आपकी मंशा बहुत अच्छी है तो इस देश की जो महिलाओं को आरक्षण देने का आप बात कर रहे हैं तो अभी तत्काल उसको लागू करिए। कांग्रेस का समर्थन आपके साथ है। राहुल गांधी जी ने कहा कि यदि आपकी मंशा बहुत अच्छी है तो महिलाओं के आरक्षण में जिस प्रकार से अनुसूचित जाति की महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान है, उसी प्रकार से ओबीसी वर्ग जो इस देश की सबसे बड़ी आबादी है उसको भी उसके अनुपात में हिस्सा मिलना चाहिए। तो उसमें आपत्ति क्या है? भारतीय जनता पार्टी संजीव जी से कमेंट ले लेते हैं। संजीव जी, क्या लगता है कांग्रेस गंभीरता के साथ चुनावी मैदान में नजर आ रही है बेसिक मुद्दों को लेकर, जिस तरीके से कहा जा रहा है, या फिर एक यहाँ भी डाइवर्ट करने की या सत्ता हथियाने की राजनीति नजर आ रही है? देखिए, मैं किसी भी राजनीतिक दल के ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा कि वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, सुन पा रहे हैं। जी जी जी, मैं किसी भी राजनीतिक दल की कार्यप्रणाली के ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि हमारा खुद एक राजनीतिक दल है। लेकिन मैं जरूर बोलूंगा कि मुद्दों को डाइल्यूट होने से बचाएं, क्योंकि वंशवाद जैसे मुद्दों को अगर हम ज्यादा हवा देंगे
तो जनता के जो मूल मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाएंगे। और मूल मुद्दे हैं जनता के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उन पर अड़े रहें, उन पर डिगे रहें और उनसे बिल्कुल भी आप हटे नहीं मूल मुद्दों से। नहीं तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत एक शर्मनाक तथ्य होगा कि जनता परेशानियों से जूझ रही है और हम अपने आपसी मुद्दे, वंशवाद जैसे मुद्दों को लेकर के चुनाव में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई जनता के खातिर, जो संविधान का पहला शब्द ये वी द पीपुल ऑफ इंडिया, तो हम जनता की खातिर आप सिर्फ जनता के मुद्दों पर ही बात करें। मैं ये बोलूंगा, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इवन मेरी भी पार्टी होगी, तो मैं उनसे यही बोलूंगा कि जनता के मुद्दों पर बात करें और जनहित की बात करें। इस प्रकार के फालतू के मुद्दों को हवा में ना उछालें। बिल्कुल अशोक जी, जनता के मुद्दों की बात होगी या फिर परिवारवाद की, जिस तरीके से अभी भी रार बरकरार है? देखिए, जो जनता के मुद्दे की बात तो ये लोग करते हैं, लेकिन करते कुछ और हैं। आप ही बताइए, आज अगर मुद्दा अगर ये नहीं बन पा रहा है कि देश की 80 करोड़ आबादी ऐसी आबादी है जो 2 जून की रोटी के लिए सरकार के ऊपर निर्भर है, ये मुद्दा होना चाहिए। और ये बड़े सीना तान के कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को जो अनाज दे रहे हैं 5 किलो। आपको शर्म आनी चाहिए कि 80 करोड़ जनता जिसके पास 2 जून की रोटी नहीं है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 111 नंबर पे हैं। तो ये सारे मुद्दे होने चाहिए। लोगों की नौकरियां मोदी जी की सरकार ने छीन लिया। लोगों को, आप एनएसएसओ का सर्वे जो था 45 साल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो आया था, तो उसके बाद इन्होंने आंकड़े नहीं बाहर आने दिए। और रह गई बात, जो भी सरकारी संस्थान थे जो पब्लिक के पैसे से बने थे, उन संस्थानों को इन्होंने अपने दोस्तों को बेचने का काम किया मोदी जी ने। और अगर देखा जाए, मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि देश की आजादी के बाद से लगभग 55 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज था, लेकिन 2014 के बाद से वो कर्ज हो गया 155 लाख करोड़। तो आप देश को पूरा कर्ज के जंजाल में डुबो दिए हैं मोदी जी, और अपना प्रचार प्रसार अपने हवाई जहाज पे और अपने ऐशो आराम पे। चलिए, खेमचंद जी से फाइनल कमेंट ले लेते हैं, समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। खेमचंद जी, अनम्यूट कर लीजिए। चलिए, आवाज मिल पा रही है? हेलो, आ रही है जी, सुन पा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मित्र कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तरफ कहते हैं 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि देखिए हंगर स्ट्राइक करे। हंगर इंडेक्स कहां से नीचे गिर जाएगा जब हम लगातार 2.5 साल से सबको अनाज दे रहे हैं। ठीक है, वंशवाद का हिस्सा बीजेपी अपने आप को मानती है या नहीं? वंशवाद कांग्रेस में है, समाजवादी पार्टी में है, आरएलडी में है, इंडी गठबंधन के अधिकतर लोगों में है, डीएमके में है, भारतीय जनता पार्टी में है। चलिए, बीजेपी में नहीं है ये मानना है बीजेपी का। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन परिवारवाद की राजनीति एक बार फिर से गहराती हुई नजर आ रही है, वो भी ठीक चुनाव से पहले। ये मुद्दा जोर शोर से वार और पलटवार के बीच उलझा हुआ है और इसके क्या कुछ परिणाम नजर आएंगे आने वाले चुनाव में, ये रिजल्ट तय करेगा। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।